नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल हूबहू जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम उसी प्रकार से लेके आए हुए हैं। तो आपसे पूरा शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कि कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, पीवाईक्यू क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा रहे हैं। प्लस में आप सभी को अभी तक में 2 विज्ञान का क्लास दे चुके हैं, 2 हिंदी का क्लास हो चुका है और एक आपका जो है कि प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो वो भी जाके देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। और 26 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो जितना हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए आप सभी। और जो चीज़ें हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं ये अभी हम टू द पॉइंट चीज़ें VBI प्रश्न कंप्लीट करवा रहे थे, इसे पूरा कंप्लीट करते रहिएगा आप सभी, एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा जरूर आप सभी। देखिए क्लास करते पर क्लास को लाइक करने के लिए आप भूल जाते हैं, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार आप सभी जरूर दीजिएगा। और देखते हैं कौन कौन साथी इस सेशन को लाइक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पर्वत शिखर जो है ये आपका परिवहन का मार्ग नहीं है, जबकि सड़क, जल और वायु ये सभी आपका परिवहन का मार्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ये सभी विरोधी थे, यानी कि जमींदार भी विरोधी थे, चर्च भी था और अमीर लोग, ये सभी आपका चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। देखिए चिली में सुधार कार्यक्रम की शुरुआत जो है कि लगभग 1980 के दशक में किया गया था और चिली के राष्ट्रपति थे अयादे, ध्यान दीजिएगा, उसी की तरह शुरू किया गया था और ये सभी ने इसका विरोध किया था। तो डेट को याद रखिएगा कब किया गया था, 1970 के समथिंग में। तो डेट भी पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति कौन था उस समय, अयादे चिली का राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि वन हो गया, नदियां हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखते ही आंसर कर सकते थे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं। देखिए अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। याद रखिएगा राज्यसभा को हम सभी क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं या बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा से अगर कोई भी PM यानी कि प्रधानमंत्री बनता है तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से एक आप लोकसभा के बारे में याद रखिएगा, लोकसभा से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा को क्या भंग कर सकते हैं, बिल्कुल भंग किया जाता है। हर एक 5 वर्ष में लोकसभा भंग होकर नया मंत्रिमंडल का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा अगर लोकसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। इसे हम सभी क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। देखिए ये भी प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 1848 में जो कि प्रकाशित हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे आप सभी से ये पूछा जा सकता है कि इसके रचयिता कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, चार्ल्स डिकेंस ही इसके रचयिता थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी आप सभी टिक कर सकते हैं। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों से संरक्षित किया जाना चाहिए था। तो ये किसका मानना था, कंजर्वेटिव का मानना था। याद रखिएगा देखिए 1815 के लगभग में जब नेपोलियन हार गया था तब जो है कि यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित था, क्योंकि रूढ़िवादी कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापना पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना था। तो ये किसका मानना था, कंजर्वेटिव का मानना था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ था। तो वैश्वीकरण की नीति से लाभ जो नहीं हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ था, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में लाभ हुआ था, सेवा क्षेत्र में लाभ हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जबकि कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ था।
अच्छा, अगर बात किया जाए कि भारत में जो है कि कृषि व्यवस्था की बात किया जाए तो जीडीपी में इसका योगदान कितना है कृषि क्षेत्र में, यानी कि कृषि जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लगभग 18 से लेकर 19% इसका योगदान है जीडीपी वाला क्षेत्र में, याद रखिएगा आप सभी। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18 से लेकर 19%, द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो लगभग 32 से 33% के अप्रॉक्स में, और तृतीय क्षेत्र का लगभग 52 से 53% है। तो क्वेश्चन बनता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है, तो तीसरा क्षेत्र का, सबसे कम आपका प्रथम क्षेत्र का जो प्राकृतिक पर आधारित है। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती हैं? राइट आंसर होगा चीन को भारत से अलग करती है। ये कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि चीन इस रेखा को नहीं मानता है, याद रखिएगा। निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। यह आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है, तो आगे पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडिया प्लस आपका नल्ला के बीच में कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा रेडक्लिफ रेखा है। अच्छा, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? ड्यूरेंट रेखा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, एलओसी की बात किया जाए, एलओसी ये किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लद्दाख वाला क्षेत्र में है। और एलएसी की बात किया जाए तो ये आपका चीन और भारत के बीच में है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ई बुक लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। ये ई बुक आपका साइंस, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का ई बुक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। 1500 प्लस प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं, जो कि हाईएस्ट स्कोर करने में आपको मदद करने वाला है। रामबाण की तरह लास्ट में काम करने वाला है आपके लिए। तो कम से कम इसको आप सभी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके लिए कैप्सूल है। इसको सिर्फ आप सभी पचा लीजिए, काम आपका बन जाएगा। बहुत ही कम प्राइस इसका रखे हुए हैं ताकि सभी बच्चे इसे अफोर्ड कर लें और सभी बच्चे इसको पढ़ के जाएं और हाईएस्ट स्कोर कर पाए पेपर में। इसमें सारा सेक्शन हम मेंशन कर दिए हुए हैं। कुछ स्पेशल टॉपिक भी इसमें प्रोवाइड कर दिए, जैसे कि हिंदी में अलंकार का वेटेज ज्यादा रहता है तो अलंकार का टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर दिए हैं लगभग 100। उसी प्रकार से छंद हो गया, रस हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद का, ये टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बेस्ट ई बुक आपके लिए रहने वाला है। कम समय में बेहतर आपसे स्कोर कर पाइएगा। तो जिसको लगता है कि हाँ तैयारी में कुछ कसर है तो इस ई बुक को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा आप सभी। ये पीवाईक्यू बेस्ड बनाया गया है, यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हम तैयार किए हुए हैं। तो इसको कम से कम आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से आप सभी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल में आपका सेव हो जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए और एक सीट पक्का कीजिए सरकारी कॉलेज में आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? देखिए, जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारा प्रश्न हम आपको बता देंगे, ताकि प्रश्न इधर उधर से आयोग पूछे तो आप आराम से हैंडल करके बना लीजिएगा। सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक करके अपने अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। हम हमेशा आपको बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करते हैं, तो इसीलिए आपसे सेशन को लाइक करके सेशन को आपसे शेयर जरूर किया कीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा इंग्लैंड में। यह प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है। यह प्रश्न तो पूछ लिया गया है। आगे ये आपसे से पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 1760 के दशक में, ध्यान दीजिएगा आप सभी, कब 1760 में हुआ था। और किस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र में। इसमें मशीनरीकरण का उपयोग करना शुरू हो चुका था। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है आपका, कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, याद रखिएगा, जिसे हम सभी मोर कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। कौन डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन, याद रखिएगा आप सभी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, याद रखेंगे आप सभी। चीजें क्लियर हैं? अच्छा, मयूर का कभी कभी जो है कि वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो क्या होता है? पाबो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? पाबो क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है। और 1963 में ही मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था भारत का। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 342 के तहत दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 341 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुसूचित जातियों से संबंधित है।
और अनुच्छेद 342 को किससे संबंधित है? तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। और अनुच्छेद 343 के बारे में याद रखिएगा कि ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो लोकतंत्र के तीसरे चरण में जो ये किसको मिला है? राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। किसको मिला है? राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त संधि की नीति किसने अपनाई थी? देखिए गुप्त संधि जो हुआ था ये बिस्मार्क और रूस के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, बिस्मार्क और रूस के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये संधि कब हुआ था? तो ये डेट को याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है, 1887 में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। और बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे लग रहा था? फ्रांस से भय था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के जल भृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया गया है। सिंपल भाषा में समझिएगा कि पूरे विश्व में मीठे पानी की जल की बात किया जाए तो मात्र में 2.4 या 5% के अप्रॉक्स में है। तो इसको हम 3% के अप्रॉक्स में मान सकते हैं। तो ऑप्शन में सी की तरफ यहाँ जाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न आपके बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया था प्रश्न। तो आयोग अप्रॉक्स में 3% लिया है, पर याद रखिएगा मात्र में 2.4% पर ही जल है जो मीठे पानी है जिसे हम सिर्फ पी सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता होगा कि 8,848 मीटर, किसी किसी बुक में 8,850 मीटर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट को हम सभी माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं। और ये किसके नाम पर पड़ा था? भारत का एक महासर्वेक्षक था, उसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। इसी के नाम पर एवरेस्ट पड़ा था और ये भारत का था। बट नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नेपाल में हम सभी किस नाम से जानते हैं? 1 मिनट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा कहा जाता है। इससे चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसको विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा। तो याद रखिएगा गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि गन्ना के लिए तापमान कितना होना चाहिए तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको तापमान चाहिए। अगर वहीं वर्षा की बात किया जाए तो 100 से लेके 200 सेमी इसको वर्षा चाहिए, याद रखिएगा कितना? 200 सेमी तक वर्षा चाहिए। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पता है आप सभी को? बिल्कुल कह सकते उत्तर प्रदेश ही करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जनसंख्या भारत में पूछा गया कि भारत में सबसे यहाँ अधिक नहीं सबसे कम जनसंख्या बताइए। अधिक तो राजस्थान में है, सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा, जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग जो हुआ था ये अमेरिका में ही हुआ था। अगला है कि इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो देखिए राजनीतिक अधिकार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव लड़ने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे प्रमुख अंतर क्या है? एक यूकेरियोटिक कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ देखिएगा, ये क्या है? कोशिका का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम सभी केंद्रक कहते हैं, और इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है या नियंत्रक केंद्र कहा जाता है इसको। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस कहते हैं, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करके रखता है, आवश्यकता पड़ने पर रिलीज कर देता है, इसीलिए इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर कोशिका का कोई भाग काम नहीं कर रहा है तो वो उसको नष्ट कर देता है या खुद ही फट जाता है।
इसी में आपका अंतःपरद्रव्यीय जालिका पाया जाता है। एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा कि डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से संबंधित जीवों की अनुपस्थिति होता है। इसी कारण से यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर होता है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। तो कोशिका के चारों ओर झिल्ली किसमें पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका में, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों होता है। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होता है ये एक कोशिकीय ही होता है सिर्फ। याद रखिएगा आप सभी, ये दोनों फैक्ट को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में जो आगे वाला जो बल्ब होता है वहां पर आपका अवतल दर्पण ही लगा रहता है, जबकि ड्राइवर के पास जो साइड मिरर आता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, जो छोटा चीज है उसको बड़ा करके दिखाता है। याद रखिएगा, इसीलिए देखिएगा डॉक्टर भी यूज जो करता है वो अवतल दर्पण वाला टॉर्च का यूज करता है। वहीं पर आपका उत्तल दर्पण जो होता है ये बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए देखिएगा जो आपका कार जो होता है, कार के साइड में आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि दूर का चीजें जो बड़ा बड़ा है वो छोटा होकर एक जगह हमको दिखाई दे। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो इसमें संबंध सत्य की बात किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है। आप सभी को पता है कि V समानुपाती I होता है। तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा I बटा R हो जाएगा। यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सूत्र सही ऑप्शन नंबर C वाला होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत की मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है, या भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति की बात किया गया है। तो एपिस मेलिफेरा जो है ये भारत की मधुमक्खी प्रजाति नहीं है, जबकि ये सभी आपका भारत की मधुमक्खी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में जो आपका सूक्ष्म जीव जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जिससे हम सभी क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बात समझे आप सभी। तो हैजा जो होता है ये जीवाणु के कारण हो जाता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है। अगला है कि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सी है। तो देखिए मानव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। याद रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखिएगा आप सभी। जबकि मानव शरीर में बात किया जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। अगला है लाइम जल है। लाइम जल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइम जल को हम सभी चूना जल के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CaOH हॉल 2 होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब आपका चूना जो होता है CaO जो होता है ये आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2 के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये आपका CaOH2 का निर्माण करता है, यानी कि चूना जल का निर्माण करता है। याद रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बड़ी जी का मान लगभग होता है। देखिए छोटी जी का मान 9.8 होता है। याद रखिएगा आप सभी। जबकि बड़ी जी का मान की बात किया जाए तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, 3 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट मान याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये बड़ी जी का मान है और ये आपका छोटी जी का मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइडस किस रूप में होते हैं। तो ये आपका आपस में जुड़ी एक थैली के रूप में होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, आपस में जुड़ी एक थैली के रूप में होते हैं। और ये प्रश्न बिहार डीएलएड में 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें होती हैं। तो देखिए कैथोड किरणें की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, ये ऋण आवेशित होती है कैथोड किरणें। जबकि अगर एनोड किरणें की बात किया जाए ना तो वह आपका धन आवेशित होता है एनोड किरणें। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनोड किरणें जो होता है वो किस प्रकार का होता है, धन आवेशित होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चाल
समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपका 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी ये प्रश्न आपका आने की संभावना है। तो त्वरण से किया जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी बात समझिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 6V बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर आप सभी से ऊर्जा पूछा गया है ना, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी बात समझे। तो यहाँ पर देखिएगा V का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। कूलाम कुछ नहीं तो x मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 6 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 6 जूल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए। 1 कूलाम यहाँ पर दिया हुआ है जी, 1 कूलाम दिया हुआ है, यहाँ पे 1 कूलाम दिया हुआ है। तो कुछ मानने का आवश्यकता ही नहीं था, 6 गुना 1 करते आपका 6 जूल हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तरल में प्रभावित, अगला है कि तरल में प्रभाव का गुण अद्वितीय होता है। तो तरल में प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो तरल में प्रभाव के बारे में यहाँ सत्य कथन बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि द्रव और गैस तरल की तरह व्यवहार करता है। जो द्रव होता है और गैस होता है ना, ये तरल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि गैस जो होता है, आप सभी देखिएगा जो लिक्विड गैस होता है वो भी तरल की तरह व्यवहार करता है, हालांकि उड़ाने के बाद उड़ने लगता है। और द्रव भी आपका तरल की तरह ही व्यवहार करता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था और ये वृक्ष को बचाने से संबंधित आंदोलन था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 5 जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट डाटा को याद रखिएगा। पोलियो उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। देखिए, पोलियो उत्पन्न करने वाला जीवाणु है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। और ये ज़्यादातर शिकार जो होता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर इससे आपका कह सकते हैं प्रभावित होता है। बात समझे, पोलियो से। तो इसीलिए देखिएगा बच्चे में पोलियो का टीका लगाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातुओं को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, गहने बनाने में प्रयोग हम सिर्फ सोना का भी प्रयोग करते हैं। सोना सबसे तन्य धातु होता है, इसको जितना पतला कर सकते हैं। चांदी का भी प्रयोग होता है और प्लेटिनियम का भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेटिनियम को हम सिर्फ व्हाइट सोना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, या व्हाइट हीरा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्लेटिनियम क्या होता है, एकदम व्हाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में संकर रूपी एक संकरी संकरण के अनुपात में है। तो देखिए, F2 की यहाँ पर बात किया जाए ना, F2 पीढ़ी में जो होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, F2 पीढ़ी में फेनोटाइप का आपका मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है। याद रखिएगा, फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड का अनुपात 3:1 में होता है। और वहीं पर आपका जेनोटाइप की बात किया जाए तो उसमें जेनोटाइप में 1:2:1 में होता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में बी हो जाएगा, F2 में 3:1 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णिक छंद के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो इसमें कौन सा आपका वर्णिक छंद होगा। तो राइट आंसर होगा इसमें वंश तालिका वर्णिक छंद होगा। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा हो जाएगा, वंश तालिका वर्णिक छंद होगा इसमें। और वंश तालिका की बात किया जाए ना, तो इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कितने वर्ण होते हैं वंश तालिका में, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें आपका तगन, भगन, जगन, जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण होता है, किसमें, वंश तालिका में होता है। अगला है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, या अमीय इसको कह सकते हैं, अमीय कह सकते हैं। इसके अलावा पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, शुभा भी होता है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, इनमें कौन सा वाच्य होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ता प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, किसने, मैंने पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पर कर्तरी वाच्य होगा। याद रखिएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा विरोध प्रकट किया जा रहा है। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। आपको बताएं कि जहां विरोध प्रकट किया जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार ही होता है। अगला है, अब तो सूर्य भी सिर पर आ गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा व्यंग कसा जा रहा है कि अब तो सूर्य कहाँ आ गया है? सिर पर आ गया है। तो क्या किया जा रहा है? व्यंग कसा जा रहा है। और जहां पर व्यंग कसा जाए वहां पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। उदित उदयाचल, मंच पर रघुबर बालपन, विकसे संत साजे सब हर्षे लोचन मृग, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो एग्जैक्ट को याद रखिएगा, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। याद रखिएगा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया है कि किसी के अगर समान बता दिया जाए, समझ लीजिए, या रूपी शब्द देखने के लिए मिल जाए, वहां रूपक अलंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माया महा ठगने हम जाने, तीर गुण फांस लिए कर डोले, बाली मधुर बाने, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखिए सलेस अलंकार है। देखिए सलेस अलंकार में क्या बताए थे कि जहां एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो यहाँ जो आप सभी तीर गुण देख रहे हैं, इसका दो अर्थ निकलता है। याद रखिएगा आप सभी, एक होता है तीन गुण तत्व होता है। याद रखिएगा, तीर गुण का अर्थ तीन गुण तत्व होता है, और इसी का अर्थ तीन धागे वाला रस्सी भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, तो तीर गुण का अर्थ तीन धागे वाला रस्सी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य जो है ये आपका अशुद्ध है। ये सभी आपका शुद्ध है कि किसान के खेत में जंगली जानवर आए हैं, ये आ गए, ये सही है। यहाँ गाय ताज़ा दूध मिलती है, सॉरी, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलती है, ये भी सही है। वह हाथी पागल हो गया, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, सही क्या होगा कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ना कि काट कर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर पहले क्या होता कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, तो गाजर के बाद काट कर आता तब सही उच्चारण होता है इसका। अगला है कि पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है प्रातः काल होना, यश कह सकते हैं सुबह का समय होना। अगला क्वेश्चन देखिए कि वज्र योद्ध में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा, और इसमें आपका तत्पुरुष समास भी हो सकता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन तत्पुरुष नहीं दिया हुआ है, तो बहुब्रीहि समास यहाँ टिक कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है कि थके नयन रघुपति, छवि देखे पलक नन्ही, परिहरे निमेष में कौन सा रस का उदाहरण है इसमें? तो यहाँ पर रस बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द का पदबंध आपको बताना है। तो इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है वह अत्यंत आपका रेखांकित शब्द हो जाएगा, तो इसमें आपको पदबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसका कुत्ता अत्यंत ही आज्ञाकारी है, तो विशेषता क्या है कि वो अत्यंत आज्ञाकारी है। याद रखिएगा, तो यह आपका विशेषण पदबंध होगा। जहाँ पर विशेषता बताया जाता है वहाँ विशेषण पदबंध होता है। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो पक्षी अभी उड़ ही रहे हैं, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। याद रखिएगा, पक्षी उड़ेगा भविष्य काल का होगा, पक्षी उड़ा था भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नित्य हो नहाता क्षीर सिंधु में कलांधर है, सुंदर तवानन, इसको कीजिएगा आप सभी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तवानन की क्षमता की इच्छा से, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें हो जाएगा रत्नाकर, जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थों का बोध कराता है? तो देखिए यमक अलंकार में एक ही शब्द के अलग अर्थ होते हैं, जैसे कह सकते कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के कुल 9 अंग होते हैं। याद रखिएगा आप सभी।
आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है। तो समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह ही इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास विग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है आपका प्रति प्लस एक होता है, याद रखिएगा प्रति एक उपसर्ग शब्द है, तो प्रति प्लस एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है, आज की सेशन में कुल आपको 58 क्वेश्चन कंप्लीट करवा